गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अराजकतावाद के बारे में। किसके बारे में? अराजकतावाद के बारे में। जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है, अराजकतावाद यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई राज व्यवस्था ही ना हो, ऐसा समझने में आता है इस शब्द को सुनने के बाद। जब हम अराजकतावाद को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टता, पहली बार जब इसको देखने के बाद जो हमें एहसास होता है इस शब्द के बाद, इसके अर्थ के बारे में हम जानने की या समझने की या एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक ऐसी स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर कोई राज व्यवस्था ही नहीं है, जहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त है, कोई नियम कानून व्यवस्था ही नहीं है। ऑब्वियसली, स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से इसका मतलब भी यही होता है, लेकिन इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसके जो मायने हैं वो बदल जाते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके मायने बदल जाते हैं। तो इसके मायने क्या हो जाते हैं? इसके मायने हम इसके अर्थ के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि अराजकतावाद का अर्थ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अराजकतावाद एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यवस्थाएं तो होती हैं मगर शासन नहीं होता किसी का। यानी कि यहाँ व्यवस्था तो होती है, व्यवस्था में अव्यवस्थाएं नहीं होती, यानी कि समाज तो होता है लेकिन राज्य नहीं होता। समाज होता है लेकिन राज्य नहीं होता, शासनकारी तंत्र नहीं होता लेकिन व्यवस्थाएं होती हैं। और ये व्यवस्थाएं समाज स्वयं करता है, व्यक्ति स्वयं करता है, ना कि किसी राज्य के दबाव में या किसी शक्ति के दबाव में या शक्ति के आधार पर ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, बल्कि ये व्यवस्थाएं स्वतः बनाई जाती हैं व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों के समाज के द्वारा, ना कि राज्य के द्वारा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में अराजकतावाद का स्पष्ट मतलब है कि एक ऐसी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई राज्य नहीं है, कोई शासन करने वाली शक्ति नहीं है, मगर व्यवस्थाएं विद्यमान है। ठीक है, आगे समझ। अराजकतावाद का मतलब अव्यवस्था से नहीं है। अराजकतावाद का मतलब एक व्यवस्था से है जो कि किसी शक्ति के अधीन नहीं है, किसी ताकत के अधीन नहीं है, यानी कि किसी राज्य के अधीन नहीं है। तो इनका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है अराजकतावादियों का कि ऐसी व्यवस्था या ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें राज्य रूपी शक्ति का अभाव हो। आपने गांधी का नाम सुना है? महात्मा गांधी, M.K. गांधी। आपने टॉल्स्टॉय का नाम सुना है? आपने मार्क्स का नाम सुना है? ये सभी अराजकतावादी काउंट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि देखिए, मार्क्स जो कि राज्य के पक्ष में नहीं है, वह राज्य को समाप्त कर देना चाहता है। राज्य यानी कि स्टेट, यह स्टेट को खत्म कर देना चाहता है। मार्क्स कहता है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है। गांधी भी, महात्मा गांधी भी राज्य के पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य हिंसा का सहारा लेता है अपनी बात को मनवाने के लिए, और जबकि महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। ऐसे ही विचार टॉल्स्टॉय के हैं जो कि अहिंसक हैं। ये राज्य का, M.K. गांधी और टॉल्स्टॉय राज्य का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य हिंसक है। वह अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने कानूनों को मनवाने के लिए शक्ति का सहारा लेता है, और शक्ति दमन और हिंसा का पर्याय माना जाता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने शोषणकारी व्यवस्था को बनाने के लिए किया है, इसलिए राज्य का निर्माण गलत तरीके से हुआ, इसलिए राज्य को खत्म कर देना चाहिए। ऐसे बाकुनिन जैसे और भी कई विचारक हैं, मार्क्स जैसे, जो राज्य को खत्म कर देना चाहते हैं, और गांधी और टॉल्स्टॉय भी खत्म कर देना चाहते हैं। ये दोनों ही अराजकतावाद की दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं अराजकतावाद के दो प्रकार, एक दार्शनिक प्रकार और दूसरा भौतिकवादी प्रकार। दार्शनिक प्रकार के जो अराजकतावादी हैं वह M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और टॉल्स्टॉय जैसे विचारक आते हैं, जो ये मानते हैं कि राज्य
हिंसा का पर्याय है, इसलिए राज्य को खत्म कर देना चाहिए और व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए। और व्यक्ति के अंदर उसके खुद के ही इंटरनल गुण इतने होते हैं, व्यक्ति के अंदर क्षमता इतनी है कि वह अपना शासन स्वयं कर सकता है, अपने आप को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। वहीं भौतिकवादी अराजकतावादी ये मानते हैं कि राज्य का जो गठन है, जो राज्य का जो निर्माण हुआ है, वह शोषण करने के लिए हुआ है, इसलिए राज्य का अंत करना अनिवार्य है। ये दोनों ही विचारधारा राज्य का अंत करना चाहती हैं। ठीक है, तो अब राज्य का ये मान लीजिए, ये विचारधारा राज्य का अंत कर देंगी, तो क्या सवाल खड़ा होता है कि देश में अव्यवस्था नहीं खड़ी हो जाएगी? भाई देश में अव्यवस्था नहीं खड़ी हो जाएगी क्या? देश का शासन तंत्र नहीं खत्म हो जाएगा क्या? ये सवाल इनके सामने खड़ा होता है, जिसका ये उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि हम समाज को इतना सक्षम बना देंगे, समाज के व्यक्तियों को इतना आत्मिक रूप से गुणी बना देंगे कि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर सकेंगे बिना किसी बाध्यकारी शक्ति के। तो इन द शॉर्ट सेंस, छोटे शब्दों में, जो दार्शनिक अराजकतावादी हैं वह बाध्यकारी शक्ति को किसी व्यक्ति के ऊपर उचित नहीं मानते हैं, इसलिए राज्य का विरोध करते हैं। जबकि भौतिकवादी जो विचारक हैं, अराजकतावादी जो विचारक हैं, बाकुनिन या मार्क्स जैसे जो विचारक हैं, वो ये मान के चलते हैं कि राज्य का निर्माण शोषणकारी यंत्रों द्वारा, शोषणकारी यंत्र के लिए, शोषणकारी संस्था द्वारा, शोषणकारी लोगों द्वारा बनाया गया है। और ये जो राज्य है वह शोषण करने का मात्र एक यंत्र है, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का, इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अराजकतावादियों का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि राज्य का अंत होना चाहिए, मगर व्यवस्था का अंत नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में नजर डाल लेते हैं कि सबसे पहली विशेषता तो ये है कि प्रत्येक प्रकार की सत्ता से व्यक्ति को मुक्त रखना। यानी कि यहाँ पे देखो पहली लाइन में क्लियर कर दिया है अराजकतावादियों ने कि सत्ता से व्यक्ति को क्या रखना? मुक्त, यानी कि किसी भी बाध्यकारी सत्ता से व्यक्ति को आजाद रखना। ये किसकी फिलॉसफी है? अराजकतावादियों की। पहली फिलॉसफी यही है कि प्रत्येक प्रकार की सत्ता, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की सत्ता है, उस सत्ता से व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र रखना, उसको अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना। दूसरा है राज्य का विरोध। अराजकतावादी राज्य का विरोध करते हैं। मैंने बताया था आपको अराजकतावादी दो प्रकार के हैं, एक दार्शनिक अराजकतावादी और दूसरा भौतिकवादी अराजकतावादी। दार्शनिक अराजकतावादी जैसे कि गांधी और टॉल्स्टॉय, भौतिकवादी जैसे कि कार्ल मार्क्स, दोनों ही राज्य का विरोध करते हैं। कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता है अराजकतावादियों की लोकतांत्रिक प्रतिनिधि सरकार की आलोचना। यानी कि ये लोग मानते हैं कि लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि हमारे जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, कहते हैं कि इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व वह स्वयं ही कर सकता है, उससे बेहतर कोई दूसरा उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, सांसद, विधायिका, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सरकार की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर देना चाहिए। इसकी बजाय वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है मानव के सात्विक गुणों में विश्वास। जो अराजकतावादी हैं वह ये मानते हैं, स्पेशली गांधी और टॉल्स्टॉय जैसे लोग ये मानते हैं कि मानव के जो सात्विक गुण हैं, यानी कि अच्छे गुण हैं, वो इस प्रकार के हैं कि वह अपनी शासन व्यवस्था स्वयं चला सकते हैं, अपने आप को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए किन्हीं बाध्यकारी नियम या शक्ति या सत्ता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का शत्रु। यानी कि जो अराजकतावादी हैं, इनमें से जितने भी अराजकतावादी के जो विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद दोनों के दोनों व्यक्ति के शत्रु होते हैं। वह
वह व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन करते हैं और व्यक्ति के विवेक को खा जाते हैं। इसलिए और मार्क्स जैसे लोग तो पूंजीवाद के घोर, मार्क्स जैसे विचारक तो पूंजीवाद के घोर शत्रु हैं। वो तो कहते हैं कि पूंजीवाद एक शोषण पर आधारित व्यवस्था है, इसका अंत होना चाहिए। और व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में तो प्रूदो जैसे विद्वान कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति तो, निजी संपत्ति तो चोरी है। तो वह व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। गांधी जी भी कहते हैं कि निजी संपत्ति को व्यक्ति एक ट्रस्टी समझे अपने आप को, निजी संपत्ति का, उसे अपना मालिक, उसे उस संपत्ति का मालिक ना समझे। व्यक्ति के पास जो संपत्ति है उसे वह मालिक ना बनकर रहे बल्कि उस संपत्ति का ट्रस्टी बनकर रहे। गांधी जी भी ये बात कहते हैं। इसलिए ये लोग व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद के शत्रु होते हैं। ईश्वर व धर्म का विरोध करते हैं। हालांकि गांधी और टॉल्स्टॉय जैसे लोग जो कि दार्शनिक अराजकतावादी हैं, वह ईश्वर और धर्म का विरोध नहीं करते, मगर जो कार्ल मार्क्स जैसे जो विचारक हैं, जो अराजकतावादी हैं, वह ईश्वर व धर्म का विरोध करते हैं। उनके अकॉर्डिंग धर्म और ईश्वर व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है और उसके कर्मों को उसके भाग्यवादी बना देने से वह व्यक्ति को अपंग बना देता है। व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कार्ल मार्क्स तो धर्म को अफीम की संज्ञा दे देता है। कहता है कि धर्म के बेस पे लोग अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते, धर्म के आधार पर और कुछ भी फॉलो करते रहते हैं। तो ये इसकी मेन विशेषताएं हैं इसकी अराजकतावादी विचारकों की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि इनकी सबसे बड़ी गलत बातें क्या हैं, इनकी आलोचना किस आधार पर की जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी आलोचना तो इनकी इस आधार पर की जा सकती है कि राज्य एक बुराई नहीं है। ये क्या मानते हैं, राज्य को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि राज्य एक बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन ऐसा नहीं है, राज्य कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य के बिना आज के समय में किसी भी चीज का, किसी भी व्यवस्था का संचालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो व्यवस्था आज के टाइम पे बनी हुई है वो इस प्रकार, वो राज्य के कारण ही बनी हुई है। दूसरा है, राज्य को समाप्त करना संभव नहीं। देखिए, ये क्या कहते हैं, राज्य को समाप्त कर देंगे, हम राज्य को खत्म कर देंगे। चाहे वह टॉल्स्टॉय हो, गांधी हो, मार्क्स हो, बाकुनिन हो, ये सब कहते हैं कि हम राज्य को समाप्त कर देंगे। परंतु राज्य को समाप्त आज के समय में नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य स्वाभाविक एवं अप्राकृतिक संस्था नहीं है। ये लोग क्या मानते हैं? ये लोग मानते हैं कि राज्य अस्वाभाविक है और अप्राकृतिक है। यानी कि राज्य का निर्माण अपने आप नहीं हुआ है, राज्य प्राकृतिक नहीं है। ये लोग ऐसा मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि राज्य का निर्माण किया गया है व्यक्तियों द्वारा अपने फायदे के लिए। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने किया है अपनी शोषणवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, कि राज्य, कानून, पुलिस, जेल, इसका निर्माण करके पूंजीवादी लोग, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें डरा धमका कर अपने कब्जे में रखने की कोशिश करते हैं और कानून बनाकर उन्हें उन कानून के अनुसार चलने की बात कहकर उन्हें डराते और धमकाते हैं। तो कुल मिलाकर राज्य का निर्माण पूंजीपति जैसे लोगों ने मजदूर लोगों का शोषण करने के लिए किया है, ऐसा मार्क्सवादी विचारक मानते हैं, अराजकतावादी विचारक मानते हैं। इसलिए वह राज्य को क्या मानते हैं? अस्वाभाविक, यानी कि बनावटी, कृत्रिम। लेकिन जबकि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जिसका विकास हुआ है। अत्यधिक काल्पनिक और आदर्शवादी है। इसकी एक प्रॉब्लम और क्या है अराजकतावादियों की, ये बहुत ही ज्यादा काल्पनिक है। ये मतलब ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाएंगे जिसमें राज्य की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हिंसा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब लोग अपना अपना काम खुद ही करेंगे और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे गुण होंगे, लोग हर व्यक्ति एक दूसरे की बात मानेगा, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई उसमें गुंडागिर्दी, कोई खून खराबा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि ऐसी कल्पना कपोल ही मात्र है? ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये लोग आदर्शवादी और काल्पनिक टाइप के ज्यादा हैं, तो इसलिए ये भी एक इनके साथ समस्या है। दूसरी और एक और आलोचना उनकी ये है कि हिंसा से स्थापित राज्य अहिंसक नहीं हो सकता। मतलब मार्क्स जैसे विचारक क्या मानते हैं? मार्क्स जैसे विचारक मानते हैं कि हम हिंसा के जरिए, मतलब हमें क्रांति करेंगे, क्रांति लाएंगे राज्य में, और क्रांति के जरिए
यानी कि क्रांति में हिंसा भी होगी और हिंसा के जरिए एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करेंगे जो बहुत ही अच्छी होगी, जिसमें कोई हिंसा नहीं होगी, जिसमें जो स्थिति अहिंसक होगी, बिल्कुल एकदम अच्छी होगी। लेकिन ये भी एक बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हिंसा के आधार पर बनाया गया राज्य कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। आप रूस को देख सकते हो, आप चाइना को देख सकते हो, वहां पर अहिंसा के आधार पर क्रांति के द्वारा स्थापित नई व्यवस्था आई है जो कि कतई भी लोकतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट है क्रांति नए समाज की गारंटी नहीं। आप ठीक है क्रांति लाएंगे भी, आप क्रांति के द्वारा समाज को बदलना चाहते हैं, एक झटके में परिवर्तन करना चाहते हैं पूरी शासन व्यवस्था में आमूल चूल रूप से, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि एक नए समाज का निर्माण हो जाएगा? हो सकता है कि वैसा ही कोई एक शासनकारी और भ्रष्टाचारी और जो अपने फायदे के लिए शासन करना चाहता हो, ऐसे लोग फिर से सत्ता में आ जाएं, बस शासन करने वाले लोग बदल जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि शासन करने वाले लोग ही बदले, व्यवस्था ना बदले। तो क्रांति का कोई गारंटी थोड़ी है कि नए समाज का निर्माण हो ही जाएगा, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है इनकी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अराजक समाज की निश्चित रूपरेखा का अभाव। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें क्रांति भी ना करनी पड़े और हमें राज्य को समाप्त भी कर दिया, हमने मान लिया, सब लोगों ने सहमत हो गए, ठीक है आज से हम राज्य को खत्म करते हैं, पुलिस को डिसमिस करते हैं, फौज को हटा लेते हैं, तो अब कैसे समाज की व्यवस्था होगी? अब हम शासन किस प्रकार से चलेंगे? अगर कोई एक व्यक्ति किसी की बात ना माने तो किस प्रकार से डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे? अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसे कैसे रोकेंगे बिना हिंसा किए? इस प्रकार की कोई निश्चित रूपरेखा ही नहीं है कि केंद्र का शासन कैसे होगा, राज्य का शासन कैसे होगा, गांव का शासन कैसे होगा, पंचायत स्तर का शासन कैसे होगा। इसकी कोई निश्चित रूपरेखा ही तैयार, कोई ड्राफ्टिंग ही नहीं की गई है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने मसौदा समिति के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट बनवाया था, ऐसा कोई ड्राफ्ट भी नहीं बनाया इन लोगों ने कि इस ड्राफ्ट के आधार पर हम कोई पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को चला सकें। कोई ऐसा ड्राफ्ट भी नहीं है, कोई ऐसा मसौदा भी नहीं है, एक रूपरेखा भी नहीं है। तो बताओ हम कैसे विश्वास कर लें अराजकतावादियों की उस बात पे कि राज्य को समाप्त कर दें और शासन व्यवस्था को व्यक्ति के सात्विक गुणों के आधार पर ही चला दें? तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये था आपका अराजकतावाद का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब आप इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, इसे भी आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।